हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा सन 1948। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक मुसीबत से, एक कठिनाई स्तर से गुजर रहा है। स्टूडेंट, हम सभी ये बात भी जानते हैं कि जब हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो एक रास्ता बंद होता है तो उसके स्थान पर दूसरा रास्ता खुल जाता है। वही अब हो रहा है। हम घर पे रहने के लिए मजबूर है, घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि भी कोरोना काल चल रहा है, जिसके माध्यम से हम घर पे रहते हुए अपने सभी कार्य वो पूर्ण कर रहे हैं। ये हमारे जीवन जीने का एक नया तरीका है कि हम घर पर रहकर भी अपनी सभी कार्यों को किस प्रकार है वो संपन्न कर सकते हैं। स्टूडेंट, सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा सन 1948 में की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया था। इसके बाद ही असेंबली के सभी सदस्य देशों से यह अपील की कि वे इस घोषणा को अपने देशों में, अपने प्रदेशों में राजनीतिक स्तर पर बिना किसी भेदभाव किए स्कूलों व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंधन करें, जिससे सभी नागरिकों को अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस घोषणा का सरकारी पठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 भाषाओं में किया था, जिसमें अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी व स्पेन भाषा है वो शामिल हैं। इनके पीछे यह मकसद था कि हम सभी जानते हैं कि सभी देशों की अपनी अपनी अलग भाषाएं होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन 5 भाषाओं में पठन करने का एक दूसरा कारण भी वीटो पावर है। स्टूडेंट, मानव परिवार के सभी सदस्यों में जन्मजात गौरव, सम्मान व अधिकारों की स्वीकृति विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। मानव अधिकारों के प्रति अपेक्षा व घृणा के फलस्वरूप ऐसे कई विनाशकारी कार्य किए हैं जिन्होंने मनुष्य की आत्मा को अत्याचारी कर दिया है। स्टूडेंट, मानवाधिकारों की घोषणा के रूप में यह उल्लेख किया गया कि नागरिकों को भाषण, धर्म की आज़ादी, भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी। सर्वसाधारण के लिए सर्वभूत आकांक्षाएं हैं वो घोषित की गई। कानून द्वारा नियम बनाकर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य था। राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी था कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जनता की बुनियादी मानवाधिकारों की योग्यता, नर व नारियों के समान अधिकार में अपने विश्वास को अधिकार पत्र के रूप में दोहराया। यह निश्चय भी किया गया कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक डेवलपमेंट और जीवन के स्तर को बेहतर जीवन स्तर बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। स्टूडेंट, इस असेंबली द्वारा या इस असेंबली का उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रत्येक भाग में इस घोषणा को लगातार दृष्टि रखते हुए अध्यापन व शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करे कि इन अधिकारों और आज़ादियों के प्रति समानता की भावना वो जागृत हो सके। साथ में सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आज़ादियों के प्रति सार्वभौमिक सम्मान में वृद्धि भी करेंगे। यह प्रतिज्ञा इस रूप में पूरी करने के लिए रखा गया कि जिससे सभी व्यक्तियों को अधिकारों के बारे में वो अच्छे से समझ आ सके। साथ में ये जरूरी भी था कि मानव अधिकारों की एक विस्तृत व्याख्या की जाए, जिससे सभी नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई जा सके। मानव अधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा
सभी देशों और सभी लोगों को समानता या समान रूप से सफलता प्राप्त करेगी। आगे है कि जब मानव अधिकारों की घोषणा की गई तो घोषणा पत्र में कुछ अनुच्छेद रखे गए। इन अनुच्छेदों में कौन कौन से अधिकार हैं वो नागरिकों को दिए गए, उसके बारे में उल्लेख करेंगे। घोषणा में आर्टिकल 1 में रखा गया कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। उन्हें वृद्धि और अंतर आत्मा की देन भी प्राप्त होगी। आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना है वो भी क्या होगी, बढ़ोतरी की जाएगी। अनुच्छेद 2 में रखा गया कि सभी को इस घोषणा में शामिल किया गया, सभी के अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का अधिकार है वो भी इसमें शामिल किया। कहा गया कि किसी भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीति, विचार प्रणाली, देश या समाज में जन्मे या संपत्ति के आधार पर न तो उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा और न ही उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में यह रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है वो प्राप्त होगा। अनुच्छेद 4 में यह वर्णन किया गया कि गुलामी प्रथा और गुलामी व्यापार के सभी रूपों को पूर्ण रूप से निषेध किया जाएगा, यानी दासता को वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया कि किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा, यानी किसी को शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 6 हर किसी को हर स्थान पर कानूनी निगाह की दृष्टि में समान रूप है वो प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 7 में कानून की निगाह में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान कानूनी सुरक्षा वो प्राप्त होगी। साथ में यह घोषणा की गई कि अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, उस प्रकार के भेदभाव को किसी भी प्रकार से उकसाया जाए तो भी उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार है वो उस नागरिक को प्राप्त होगा, यानी सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। आगे है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में वर्णन किया गया कि संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले या फिर अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध सभी अदालतों में वो सहायता पाने का अधिकार है वो नागरिकों को होगा। अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया कि किसी के साथ अपने मनमाने ढंग से उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे नज़रबंद नहीं किया जाएगा और न ही उसे देश निकाला दिया जाएगा। स्टूडेंट, सार्वभौमिक घोषणा पत्र में सिर्फ उल्लेख ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास किए गए। आर्टिकल 10 में रखा गया कि अधिकार व कर्तव्यों के बीच करने के मामले और उन पर आरोपित फौजदारी में किसी मामले में भी सुनवाई न्यायोचित व सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष व निष्पक्ष अदालत द्वारा की जाएगी, यानी किसी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो बड़ा हो उसे किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा या उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक उसे न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न कर दिया जाए, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से अपराध के कारण या दंडनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा जब तक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस व्यक्ति को दंडनीय अपराधी न मान लिया जाए। आगे है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भाई चाहे वो कहाँ भी रहे, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकार या किसी भी एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके विरुद्ध है वो कानून में संरक्षण पाने का अधिकार होगा, यानी किसी भी व्यक्ति सम्मान या ख्याति पर कोई है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपेक्ष नहीं करेगा। स्टूडेंट, जब भी मनुष्य के संबंध में कोई भी कार्य किया जाता है
चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बात अधिकारों की हो और चाहे कर्तव्य की हो। इन एजेंसियों द्वारा मनुष्य के डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए अनेक नए नए आयाम है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में भी हमने देखे हैं जिस प्रकार हमारी केंद्र सरकार, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सरकार मनुष्य के विकास में, मनुष्य की जिंदगी में नए आयाम लेने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया प्रयत्न करती है या फिर कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। तो ये हमें सिखाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए हर संस्था, हर सरकार, हमारा विश्व का हो, देश का हो, संविधान है वो हर समय तत्पर रहता है, जिससे कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों का संरक्षण है वो होता रहे। अनुच्छेद 13 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमा के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता होगी। यानी व्यक्ति चाहे वो देश छोड़ के जाए या फिर किसी देश में जाकर रहे तो उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वो किसी भी देश में जा सकता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर उसके देश में सताया जा रहा है तो वो दूसरे देश में जाकर शरण ले सकता है। हमें ये अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों से संबंधित हो या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों व सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आगे है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकता परिवर्तन करने से मना भी नहीं किया जाएगा। यानी हम जिस देश में चाहें वैसी नागरिकता, हम उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, जातीय हो या राष्ट्रीय हो, धर्म की रुकावट में आपस में या विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को होगा। विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन और तलाक का भी अधिकार है वो समान रूप से प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो अकेले रहे या दूसरों के साथ मिलकर अपनी संपत्ति रखना चाहे उसे पूर्ण रूप से अधिकार होगा। फिर आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके दौरान धर्म व विश्वास बदलने, अकेले या दूसरों के साथ मिलकर या सार्वजनिक रूप से या पर्सनल अपने धर्म में विश्वास की शिक्षा, क्रिया, उपासना व व्यवहार करने की प्रत्येक व्यक्ति को वो स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आगे है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के वह कोई राय रख सकता है, किसी के माध्यम के या किसी भी जरिए से बिना किसी सीमा की परवाह किए वे अपनी विचारधाराओं का है वो क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन या समिति या सभा बुलाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी को भी किसी भी संस्था का सदस्य बनने पर हम किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रत्येक देश को या प्रत्येक नागरिक को अपने देश की शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के जरिए चाहे स्वयं को हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों में भी समान अधिकार है वो प्रदान किए जाएंगे। आगे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और उस स्वतंत्रता का विकास या गौरव के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राज्य
या साधनों में के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार है वो प्राप्त होंगे। आगे आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता होगी, जैसे चाहे जिस प्रकार से वो अपना काम कर सकता है, भी जैसी भी सुविधाजनक परिस्थितियां वो प्राप्त करना चाहता है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। या फिर हम कह सकते हैं बेकारी से संरक्षण पाने का अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को होगा। आगे अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश का अधिकार प्राप्त होगा, यानी अगर वो विश्राम करना चाहे तो उसे प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत काम में घंटों को उचित व समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां भी शामिल होंगी, यानी जो उसका कार्यकाल होगा, काम करने का जो समय होगा वो निर्धारित होगा या फिर निश्चित होगा, या फिर इस प्रकार से होगा कि जिसको उससे शारीरिक और मानसिक थकान है वो महसूस ना हो सके। साथ ही जब जो महीने की हो या सप्ताह में हो, छुट्टियों का प्रबंध भी किया जाएगा और उस छुट्टियों के दौरान उसकी सैलरी है वो कट नहीं होगी। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को उच्च उठाने का या उच्चता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वह अपने परिवार और कल्याण के लिए पर्याप्त है वो साधन उपलब्ध कर सकेगा, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा सुविधाएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक सेवाएं, उनसे उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। या फिर कैसी भी परिस्थिति हो उसे आजीविका के साधन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होगा। स्टूडेंट, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्व में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये किसी देश की या फिर राज्य की सीमा से बंधा नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो सभी समस्याओं का समाधान रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा सभी समस्याओं से है वो जूझा जा सकता है या फिर उन समस्याओं से लड़ा जा सकता है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान वो शिक्षा में निहित है। ये शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, ये शिक्षा निरौपचारिक भी हो सकती है। अनुच्छेद 26 साथ में कहते हैं कि शिक्षा को कम से कम प्रारंभिक व बुनियादी अवस्था में निःशुल्क होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य तौर पर हो, ये व्यक्ति का कर्तव्य और अधिकार दोनों रूप में है वो शामिल होगा। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का व्यक्तित्व, पूर्ण विकास, अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति समानता की पुष्टि करेगा। शिक्षा के द्वारा देश, जाति, धार्मिक समूह में आपसी सद्भावना, सहिष्णुता का विकास होगा। साथ ही सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी अहम योगदान है वो शिक्षा द्वारा दिया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसमें भाग लेने का अधिकार होगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम के दौरान जो कलाकृतियाँ की जाती हैं, जो कलाएं की जाती हैं, उनका आनंद लेने का अधिकार होगा। वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का भी अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को होगा। आगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में अधिकार या भाग लेने का अधिकार होगा जिससे इस घोषणा में अधिकारों और स्वतंत्रताओं के रूप में शामिल किया गया है। यानी सन 1948 की सार्वभौमिक घोषणाओं में जिन अधिकारों, जिन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित सभी मैनेजमेंट व्यवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति को वो भागीदारी लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। वह अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी सीमाओं द्वारा बंधा होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी, जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर
और समुचित स्वीकृति होगी। यानी ये कहता है कि अगर हम अपनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे के अधिकारों का अगर हनन करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 29 ये कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता और विकास में बाधाएं उत्पन्न न करते हों। अब आगे है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि इस घोषणा में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे कि यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह है या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विकास में शामिल होगा। यानी अगर किसी भी जो हमारे अधिकार और स्वतंत्रताओं का उल्लेख इस घोषणा में किया गया है और अगर हमारे किसी भी प्रयत्न के द्वारा या किसी भी कार्य के द्वारा अगर उनका हनन होता है, अगर उनका विनाश होता है, तो हमें ये अधिकार हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।